एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे सेल रेफरेंस के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में मैंने एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इनको यूज़ करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक्सेल की शीट पे डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। एक्सेल में 3 तरीके के सेल रेफरेंस होते हैं। पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। इसके अंदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों रेफरेंस मिक्स्ड होते हैं। इसको मैंने 2 पार्ट में कर रखा है। पहला होता है हमारा रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो रेफरेंस, और इसके बाद जो इसमें दूसरा होता है वो होता है एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रो रेफरेंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर मैंने A1 लिख रखा है। A1 क्या है? हमारे सेल का नेम है। हमारे एक्सेल में जितने भी सेल है उन सभी सेल का नेम होता है। अभी मैं यहाँ पर जो मेरा करंटली सेल है उस सेल का नेम क्या है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमारे कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग। तो जैसे कि मेरा अभी जो कॉलम है वो है G और जो मेरा रो है वो है 8। तो अभी जो मेरे इस सेल का नेम है वो है G8। कैसे पता चलेगा? हम नेम बॉक्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर G8 लिखा हुआ है। ऐसे ही मैं अगर इस सेल पे क्लिक करूँ तो इस सेल का नेम क्या है? A1। तो एक्सेल में जितने भी सेल होते हैं उन सभी सेल के नेम होते हैं, और सेल के जो नेम होते हैं वो कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को मिलाकर बनता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में जो हमारे सेल का नेम होता है, जिसमें हमारे पास कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग होती है, उसके आगे डॉलर का साइन आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। सबसे पहले यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस कर रहा हूँ। जब भी हम एक्सेल में इक्वल प्रेस करते हैं तो एक्सेल को लगता है कि अब हम कोई फंक्शन या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन की जगह किसी भी सेल को सिलेक्ट कर ले, जैसे कि मैं यहाँ पर A1 सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने A1 सेल को सिलेक्ट करा तो यहाँ पर A1 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा एक्सेल को कि G1 सेल को मैंने A1 सेल का रेफरेंस दे दिया। ठीक है। अभी देखिए मैं करंटली G9 सेल पर हूँ। देखिए यहाँ पर नेम बॉक्स में G9 है। अगर मैं इक्वल प्रेस करके किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लूँ, जैसे मैं A1 को, तो देखिए यहाँ पर A1 लिख कर आ रहा है। ठीक है। तो मैंने G9 सेल को A1 सेल का रेफरेंस दे दिया। ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए 0, लेकिन यहाँ पर मैंने G9 सेल को A1 सेल का रेफरेंस दे रखा है, तो जो भी मैं A1 सेल में टाइप करूँगा वो मुझे G9 सेल में शो होगा। जैसे यहाँ पर मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ तो देखिए G9 सेल में भी 1 2 3 आ रहा है। कुछ भी टाइप करूँगा वो हमें यहाँ पर G9 सेल में शो करेगा। सेम ऐसे ही हमारा पेस्ट लिंक वर्क करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने A1 सेल सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे होता है, यहाँ पर ये हमारा A क्या है? ये A हमारा पूरा कॉलम है, और ये 1 क्या है? ये 1 हमारी पूरी रो है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड से जो हमारा फंक्शन की होता है, कौन सा F4, उसको एक बार प्रेस कर दूँ, देखिए मैंने यहाँ पर नंबर भी लिख रखा है। अगर मैं उसको एक बार प्रेस करूँगा तो हमारे कॉलम हेडिंग के आगे एक डॉलर का साइन आ जाएगा और रो हेडिंग के आगे भी एक डॉलर का साइन आ जाएगा। अब क्या हुआ? ये जो A1 सेल है, ये वाला जो A1 सेल है, इसका सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट हो गया, यानी फिक्स्ड हो गया। अब इसमें जो भी वैल्यू मैं डालूंगा सिर्फ वही वैल्यू यहाँ सोएगी। ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट होता है। इन सभी को मैं आपको एग्जांपल के साथ यूज़ करके बताऊंगा। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है। अब यहाँ पर मिक्स रेफरेंस में चलेंगे तो देखिए रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो। तो देखिए अभी हमारा कॉलम और रो दोनों ही एब्सोल्यूट है, क्योंकि दोनों के आगे डॉलर का साइन है। लेकिन यहाँ देखिए अगर हमारे कॉलम के आगे, कॉलम क्या है? A, इसके आगे डॉलर का साइन नहीं है, तो ये क्या होता है? हमारा रिलेटिव कॉलम, यानी इसका जो रेफरेंस है हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये A के बाद B C D, इस तरीके से कॉलम इसका चेंज हो सकता है। लेकिन रो हमारा एब्सोल्यूट है, फिक्स है, क्योंकि रो जो है यहाँ पर 1, इसके आगे डॉलर का साइन है, देखिए एब्सोल्यूट रो, तो ये चेंज नहीं होगी, ये 1 की 1 रहेगी। और ये रेफरेंस हमारा कब बनता है? जब हम F4 को 2 बार प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस करने से हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस बनता है, और 2 बार प्रेस करने से हमारा ये रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो रेफरेंस बन जाता है। तो देखिए ये हमारा रेफरेंस बन गया। अब ऐसी अगर मैं इसको 3 बार प्रेस कर दूं, यानी एक बार और प्रेस करूंगा, तो ये हमारा एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रो, यानी देखिए एग्जांपल में यहाँ पर जो हमारा कॉलम A है उसके आगे डॉलर है, तो ये कॉलम को चेंज नहीं करेगा, लेकिन हमारी जो रो है उसके आगे डॉलर का साइन नहीं है, तो जो हमारी रो है वो चेंज हो जाएगी। यानी जो रो है हमारी रिलेटिव है, कॉलम एब्सोल्यूट यानी फिक्स है। तो ये कब बनता है हमारा रेफरेंस? जब हम फंक्शन की जो F4 होता है उसको 3 बार प्रेस करेंगे। तो देखिए ये वाला हमारा जो रेफरेंस बन गया।
तो ये एक ओवरव्यू दिया है मैंने, इसको हम एग्जाम्पल के साथ यूज़ करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनको थोड़ा और अच्छे से समझ ले। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिलेटिव रेफरेंस। तो यहाँ पर मैं शीट पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ D5 सेल में, हम किसी भी सेल में जा सकते हैं। और अभी मैं D5 सेल पर हूँ, यहाँ पर देखिए नेम बॉक्स में D5 लिख कर आ रहा है। इक्वल प्रेस करके अगर मैं A1 सेल या फिर कोई भी सेल को सिलेक्ट करूँ, तो मैंने क्या कहा एक्सेल को कि भाई जो D5 सेल है, मैंने D5 सेल को A1 सेल का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए A1 लिख कर आ रहा है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 0 इसलिए लिख कर आ रहा है क्योंकि A1 सेल में कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए A1 लिख कर आ रहा है और A1 सेल का हमने रेफरेंस दे दिया D5 सेल को, और फॉर्मूला बार में भी A1 लिख कर आ रहा है। अब मैं जब A1 सेल में कोई भी वैल्यू टाइप करूँगा तो वो वैल्यू हमें D5 सेल में शो होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पर 1 शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको रेफरेंस दे रखा है A1 सेल का। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा है A1 सेल, देखिए नेम बॉक्स में A1, और ये हमारा है A2। ठीक है, ये A2 सेल है, इसके बाद हमारे पास A3 सेल है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास B1 सेल है, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। ये हमारा C1 सेल है, तो देखिए यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। कुछ भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर जस्ट 1 2 3 लिख रहा हूँ जिससे कि और अच्छे से समझ में आए। अब देखिए ये हमारा सेल A1 है, इसके नीचे A2 है, इसके बाद A3 है, इसके राइट में B1 है और इसके यहाँ पर राइट में C1 है। तो देखिए अगर मैं इसको नीचे फिल डाउन करूं, इसको A1 सेल को नीचे फिल डाउन करूं, तो अभी इस सेल का नेम क्या है, इस सेल का नेम अभी D6 है, देखिए D6, लेकिन हमने A1 इस वाले सेल को रेफरेंस दे रखा है A1 का। तो जब मैं इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो ये जो सेल D6 है, इस D6 सेल को रेफरेंस मिल जाएगा A2 सेल का। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं इसको नीचे फिल डाउन करूंगा और देखिए यहाँ पर इसमें 2 लिख कर आ गया। 2 क्यों लिख कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो A2 सेल है इसमें 2 लिखा है, और ये जो पहले D6 सेल था इसको रेफरेंस मिल गया यहाँ पर A2 सेल का। तो ये क्या रिलेटिव रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस कैसे हुआ, मैंने यहाँ पर सिर्फ D5 सेल को A1 सेल का रेफरेंस दिया था, सिर्फ D5 सेल को A1 सेल का रेफरेंस दिया था, लेकिन जब मैं इसको नीचे फिल डाउन कर रहा हूँ तो इसके रिलेटिवली जो भी इसके आसपास के सेल हैं, ठीक है, ये उनका भी रेफरेंस अब हमें दे रहा है। तो देखिए ये A2 बन गया, इसको नीचे मैं फिल डाउन करूंगा तो इसके नीचे हमारे पास A3 है, तो ये हमारे पास A3 सेल बन जाएगा रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर और फिल डाउन करूंगा तो ये हमारा A4 सेल है, तो देखिए ये हमारा A4 सेल बन गया। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0, लेकिन जैसे ही मैं इसमें कोई वैल्यू टाइप करूँगा तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस होता है। अब देखिए जैसे कि ये हमारा B1 सेल है, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको फिल राइट करूँगा, अभी ये सेल कौन सा है हमारा E5, लेकिन जैसे ही मैं इसको फिल राइट करूँगा तो ये E5 सेल हमारा रेफरेंस ले लेगा B1 सेल का। देखिए यहाँ पर मैं इसको फिल राइट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया क्योंकि इसने क्या करा, B1 सेल का रेफरेंस ले लिया। इसको और फिल राइट करेंगे तो ये हो जाएगा C1 सेल में हमारे पास 3 है, तो देखिए यहाँ पर अब हमें 3 शो कर रहा है। इसको और फिल राइट करेंगे तो ये D1 सेल का रेफरेंस ले लेगा। देखिए D1 सेल का रेफरेंस ले लिया, यहाँ पर कोई भी वैल्यू मैं टाइप करूँगा तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये रिलेटिव रेफरेंस होता है, मैंने बस एक सेल को रेफरेंस दिया जो कि A1 सेल था, इसके बाद जस्ट मैंने फिल डाउन करा तो उसके जो बाकी के सेल थे जस्ट उसने क्या करा, उनका भी रेफरेंस मुझे दे दिया। तो ये रिलेटिव रेफरेंस होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद एब्सोल्यूट रेफरेंस पे चलते हैं। जैसे हमने रिलेटिव रेफरेंस क्रिएट करा ऐसे ही हम एब्सोल्यूट रेफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अभी जो हम सेल पर हैं वो है हमारा E6, मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करके A1 सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। हम कोई भी सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बस मैं एग्जाम्पल के लिए A1 सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो E6 सेल को मैंने A1 सेल का रेफरेंस दे दिया, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 0 आ गया क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही हम कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1 2 3 कुछ इस तरीके से और भी वैल्यू टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये तो सिंपल हमारा रिलेटिव रेफरेंस बना हुआ है, अभी मैंने आपको समझाया। अगर मैं जस्ट इसको नीचे फिल डाउन करूँगा तो ये सेल हमारा कौन सा है, E7, लेकिन फिल डाउन करने पे ये A1 है तो ये A2 सेल का रेफरेंस ले लेगा, और A2 में हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर 2 क्योंकि ये A2 सेल का रेफरेंस हो गया। इसको नीचे फिल डाउन करेंगे तो ये A3 हो जाएगा, और इसको अगर मैं फिल राइट करूँगा तो ये B कॉलम का रेफरेंस ले लेगा, यानी B1 सेल आ जाएगा यहाँ पर। देखिए
कुछ इस तरीके से यहाँ पर B1 सेल का आ रहा है। इसको और फिल राइट करेंगे तो ये हो जाएगा C1। देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू टाइप कर दूँ और इसको मैं अगर नीचे करूँ तो देखिए यहाँ पर R आ जाएगा। तो ये रिलेटिव रेफरेंस है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस था। लेकिन अब मैं अगर एक बार F4 प्रेस कर दूं, F4 एक बार, यहाँ पर देखिए तो जैसे ही मैं F4 की एक बार प्रेस करूंगा तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी ये जो कॉलम है ए कॉलम, इसके आगे डॉलर का साइन आ जाएगा और जो रो है 1 इसके आगे डॉलर का साइन आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो सेल है ये लॉक हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर F2 प्रेस कर रहा हूँ, F2 से रीनेम कर सकते हैं या फिर हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। F2 से क्या होता है, सेल की वैल्यू एडिट करते हैं या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला बार में भी जाके हम वैल्यू वगैरह एडिट कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, आई होप। नहीं पता तो सीखने को मिल गई आपको नई चीज़, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर एक बार F4 प्रेस करूँगा तो देखिए अब हमारे जो सेल का रेफरेंस वो एब्सोल्यूट हो गया, फिक्स्ड हो गया। यहाँ पर देखिए ए के आगे डॉलर का साइन और 1 के आगे डॉलर का साइन। तो ए क्या है, ये हमारा पूरा कॉलम है और ये 1 क्या है, पूरी रो। तो देखिए अब ये जो सिर्फ इसी सेल की वैल्यू शो करेगा, ना तो ये कॉलम चेंज करेगा, मतलब ना तो ये ए के बाद बी कॉलम की वैल्यू दिखाएगा, ना ही सी, और ना ही ये रो चेंज करेगा, ना तो ये 2 की वैल्यू दिखाएगा ना ही 3 की, क्योंकि ये फिक्स है, दोनों के आगे डॉलर है। एंटर। तो जैसे हमें रिलेटिव रेफरेंस में ये यहाँ पर इसने A2 करा था, यहाँ पर A3, यहाँ पर B1, यहाँ पर इसने C1 करा था, लेकिन अब हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया। अब मैं जब इसको नीचे फिल डाउन करूँगा तो देखिए यहाँ पर 1 ही आ रहा है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ इसी सेल की वैल्यू देगा, क्योंकि हमने इस सेल को एब्सोल्यूट कर दिया। यहाँ पर मैं फिल डाउन करूँ तब भी देखिए 1 ही देगा। यहाँ पर मैं कितना भी इसको फिल राइट कर लूँ तब भी इसका रेफरेंस ही रहेगा। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या करता है, हमारे जो सेल का रेफरेंस होता है उसे फिक्स कर देगा, लॉक कर देगा दोनों रो एंड कॉलम को, ठीक है। तो समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो कमेंट करना, मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद देखिए मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में हमारे पास रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो, जैसे कि यहाँ पर देखिए ए के आगे यहाँ पर डॉलर का साइन नहीं है, ठीक है। तो ए क्या है, हमारा रिलेटिव है, यानी जो हमारा कॉलम है वो ए के बाद बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कॉलम चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रो के आगे डॉलर का साइन है, इसका मतलब ये रो हमारी चेंज नहीं होगी। रो क्या है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। और ये कब बनता है हमारा रेफरेंस, जब हम फंक्शन की यानी जो F4 की होता है उसको हम 2 बार प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो रेफरेंस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने D5 सेल पे जा रहा हूँ, किसी भी सेल में जा सकते हैं। सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंस क्रिएट करेंगे, इक्वल, यहाँ पर A1 सेल को सिलेक्ट करा, एंटर। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू टाइप करेंगे तो यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैं 2, 3 लिख देता हूँ एंड यहाँ पर 2 एंड 3, आप कुछ भी वैल्यू टाइप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बस मैं सिंपल रख रहा हूँ, इसलिए मैं 1, 2, 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार F4 प्रेस करेंगे तो भाई ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट। अब मैं एक बार और F4 प्रेस करूँगा तो ये रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो हो जाएगी, ठीक है। रिलेटिव रेफरेंस में क्या हो रहा था, अगर मैं इसको नीचे फिल डाउन करूँगा तो ये A2 और यहाँ पर फिल डाउन करूँगा तो ये A3, ठीक है। यहाँ पर इसको फिल राइट करूँगा तो ये B1 और फिल राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C1। ऐसी फिल राइट और करते जाएंगे तो D1 E1 ऐसे होते जाएंगे और डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर A3 4 5 इस तरीके से। लेकिन जैसे हम इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं एक बार F4 प्रेस करके तो अब ये सिर्फ इसी सेल की वैल्यू देगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको नीचे फिल डाउन करूँगा तो ये सिर्फ इसी सेल की वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर मैं कितना भी फिल डाउन करूँ देखिए इसी सेल की, क्योंकि हमने रो एंड कॉलम को लॉक कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको एक बार नहीं 2 बार अगर हम प्रेस करें, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ रेफरेंस को, ठीक है। यहाँ पर मैं इक्वल, ये एक बार प्रेस करते हैं तो एब्सोल्यूट, 2 बार प्रेस करेंगे तो रिलेटिव कॉलम। अब देखिए कॉलम के आगे डॉलर का साइन नहीं है तो हमारा कॉलम चेंज हो सकता है, यानी कॉलम ए के बाद बी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन रो चेंज नहीं होगी, रो हमारी 1 ही रहेगी। एंटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे करूँ, फिल डाउन करूँ तो ये A1 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, A2 नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमारी रो यहाँ पर एब्सोल्यूट है तो ये रो 1 ही रहेगी। कॉलम देखिए यहाँ पर मैं इसको नीचे फिल डाउन कर रहा हूँ तो देखिए 1 ही आ रहा है, देखिए क्योंकि हमारी रो चेंज नहीं हो रही। ये हमारी 1 है, ये 2 है, ये 3 अगर चेंज होते तो 2 दे देता, A2 बन जाता है ना। इसके नीचे हम फिल डाउन करेंगे तो देखिए तब भी नहीं होगा, क्योंकि रो चेंज ही नहीं हो रही। अगर ये A3 हो जाती
तब हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू लिख रखी है मैंने वो शो कर देता। लेकिन हमारा कॉलम चेंज हो जाएगा, कॉलम हमारा रिलेटिव है, तो जैसे ही मैं इसको फिल राइट करूँगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, A1 की जगह B1, और B1 में क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैंने 2 लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको फिल राइट करा तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर देखिए हमारा ये हो गया बी कॉलम, ए से बी, क्योंकि कॉलम हमारा रिलेटिव है वो लॉक नहीं था। ठीक है, तो B1 में हमारे पास यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, इसको फिल राइट करेंगे और तो ये हो जाएगा C1 में मैंने 3 लिख रखा है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, इसको और फिल राइट करेंगे तो ये हो जाएगा D1 में मैंने कुछ लिखा नहीं है इसलिए 0 आ रहा है, यहाँ कुछ टाइप कर देंगे तो वो वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कर दे रहा। इसके बाद देखिए हमारे पास है यहाँ पर मिक्स्ड में सेकंड एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रो। इसमें क्या होगा, हमारा कॉलम लॉक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर जो ए के आगे, जो ए हमारा कॉलम है इसके आगे डॉलर का साइन है, ए हमारा मतलब कॉलम हमारा फिक्स्ड हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, लेकिन जो हमारी रो है वो रिलेटिव है, यानी रो हमारी चेंज होएगी। और ये रेफरेंस कब बनता है, जब हम कीबोर्ड से F4 की को, जो फंक्शन की वाला F4 है, उसको 3 बार प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो में चलेंगे। सबसे पहले वही हम एक रिलेटिव रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, आपका एक रिवाइज भी हो जाएगा, ईजी होता है। ठीक है, किसी भी सेल का रेफरेंस दिया, एंटर प्रेस करा, अब उस सेल में कुछ भी वैल्यू आप टाइप करोगे वो हमारा एक सेल रेफरेंस है तो वो वैल्यू देगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पर मैं 2 3 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार प्रेस करूँगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट। 2 बार प्रेस करूँगा तो रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो, और 3 बार प्रेस करूँगा तो एब्सोल्यूट कॉलम रिलेटिव रो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको फिल डाउन करके दिखा देता हूँ। ये A2 हो गया जो कि रिलेटिव हमारा रेफरेंस चल रहा है, A3 हो गया, फिल राइट करेंगे, ये हो जाएगा B1। ठीक है, और ये हो जाएगा B3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिव रेफरेंस है। अगर एक बार F4 प्रेस करेंगे तो ये एब्सोल्यूट हो गया, रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो गए, यानी ये सिर्फ A1 सेल का डेटा दिखाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको फिल डाउन कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर फिल राइट करेंगे तब भी देखिए यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसको 2 बार प्रेस करूँगा तो अब हमारा रिलेटिव कॉलम हो गया, यानी कॉलम हमारा चेंज होगा लेकिन रो हमारी चेंज नहीं होएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको फिल डाउन करूँ तो देखिए 1 ही देगा, यहाँ पर फिल डाउन करूँ तब भी ये 1 देगा। ठीक है, लेकिन हमारा कॉलम चेंज होगा यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फिल राइट करूँ तो ये B1 हो गया, तो B1 की वैल्यू दे रहा है, और फिल राइट फिर से करेंगे तो यहाँ पर हमारा कॉलम चेंज हो रहा है। तो ये हमारा रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो था। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको 3 बार प्रेस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको 3 बार प्रेस करते हैं, इक्वल, यहाँ पर एक बार एब्सोल्यूट हो गया, 2 बार प्रेस करने पे रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रो, और 3 बार प्रेस करने पे एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रो। इसका मतलब अब हमारा कॉलम लॉक है। ठीक है, कॉलम लॉक हो गया, यानी कॉलम चेंज नहीं होगा, कॉलम ए के बाद बी नहीं होगा वो। ठीक है, लेकिन हमारी रो चेंज हो जाएगी। एंटर, तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसको फिल डाउन करूँगा तो अभी ये क्या है, कॉलम ए, और हमारी रो क्या है 1, तो हमारी रो चेंज हो जाएगी क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो देखिए ये होगी हमारी A2। देखिए यहाँ पर A2 में जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई। फिल डाउन करेंगे, ये हो गया A3। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको फिल राइट करूँ तो देखिए हमारा जो कॉलम है वो लॉक है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास सिर्फ A1 की जो वैल्यू है वही शो करेगा, यानी 1। ठीक है, देखिए कितना भी करेंगे वही वैल्यू शो करेगा। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो किसी में भी तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि इनको हम किस तरीके से फंक्शन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं या फिर डेटा क्रिएट करते वक्त। तो यहाँ पर सिंपल मैंने स्टूडेंट के नेम, एज और यहाँ पर येस नो और यहाँ पर एक एज का क्राइटेरिया लिख रखा है, यानी 18। तो मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट की एज 18 या 18 से ज़्यादा है, 18 के बराबर या 18 से ज़्यादा है, उनके आगे येस आ जाए, और जिन स्टूडेंट की एज 18 से कम है उनके आगे नो आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल इफ़ का फंक्शन लगाएंगे, इक्वल, और यहाँ पर मैं इफ़ लिखूँगा। इसके बाद लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पर स्टूडेंट की एज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ग्रेटर देन 18 से अगर बड़ी है,
इक्वल अगर 18 के बराबर है, ठीक है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू दिया। अब यहाँ पर मैं एज को सिलेक्ट कर लूँगा जो कि मैंने क्राइटेरिया बना रखा है, ठीक है, कॉमा अगर स्टूडेंट की एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो भाई यस आ जाए, ठीक है, कॉमा अगर स्टूडेंट की एज 18 या 18 से कम है तो नो आ जाए। ये हमारा छोटा सा फंक्शन बन गया इफ़ का। एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पर अमित की जो एज है 18 से ज़्यादा है तो यस सही है। फिल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखिए सुमित की एज तो 17 है, 18 भी नहीं है ना 18 से ज़्यादा है, तो ये तो यस कैसे आ गया, ये तो गलत हो गया ना। चलो एक बार और फिल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखिए रोहित की एज 15 है और यहाँ पर भी यस दे रहा है, जबकि जो यहाँ पर अमित की एज 19 है तो यस दे रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम इसको 17 करेंगे तो नो दे रहा है, मतलब अमित के जो सेल में जो फंक्शन वर्क कर रहा है वो एकदम सही काम कर रहा है। लेकिन सुमित और यहाँ पर रोहित में जैसे हमने फंक्शन को फिल डाउन करा तो ये गलत वर्क कर रहा है। कैसे काम कर रहा है ये गलत, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डबल क्लिक करेंगे मैं और ये देखिए ये हमारे सेल का रेफरेंस है, कौन से वाले, इस वाले का जो एज का है K3। ये देखिए ये जो हमारा सेल है वो K3 है, यहाँ पर नेम बॉक्स में देखेंगे, ठीक है। तो K3 कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करा तो देखिए ये हो गया K4। यहाँ देखिए ये इसने नीचे K4 को सिलेक्ट कर लिया और K4 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसके बाद जैसे ही मैंने इस फंक्शन को और नीचे फिल डाउन करा तो ये हो गया K5। अब देखिए भाई K5 में तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको यस कर दिया, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिलती तो इफ फंक्शन क्या करता है, जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो दे देता है। फर्स्ट आर्गुमेंट में हमने यस लिखा है तो इसने यस दे दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, अभी मैंने आपको बताया। जस्ट ये जो हमारा रेफरेंस है इसको हम क्या कर देंगे, एब्सलूट कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं फिर से फंक्शन लगा रहा हूँ, इक्वल इफ़ लगाएंगे, ठीक है। इफ़ का फंक्शन लॉजिकल टेस्ट में एज, इसके बाद ग्रेटर देन अगर 18 से ज़्यादा एज है, इक्वल अगर 18 एज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं अपने एज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इस सेल को लॉक कर दूँगा। लॉक करने के लिए एक बार बस F4 को प्रेस करेंगे तो ये सेल का रेफरेंस लॉक हो गया, ठीक है, कॉमा। अब अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो यस आ जाए, अगर एज 18 से कम है तो नो आ जाए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यस आ रहा है। अब मैं इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो देखिए नो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा जो सेल का रेफरेंस वो यही है, अब K3। और फिल डाउन करेंगे यहाँ पर फिल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी नो आ रहा है और यहाँ पर भी सेल का रेफरेंस K3 है। तो इस तरीके से हम सेल रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझा दिया। किसी में भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।